नमस्कार साथियों, न रुकना है न थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान समसामयिकी करंट अफेयर्स की, और जिसमें हम बात कर रहे हैं भौगोलिक संकेतक राजस्थान के संदर्भ में कि अप्रैल 2025 में राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी के फल सांगरी को जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भौगोलिक संकेतक जारी किया गया है। और इसीलिए भौगोलिक संकेतक को लेके क्या पूछा जा सकता है उसके बारे में हमने चर्चा की थी कि भौगोलिक संकेतक क्या है, भौगोलिक संकेतक शब्द का सबसे पहले कब प्रयोग किया गया, भौगोलिक संकेतक को सबसे पहले कब परिभाषित किया गया और भौगोलिक संकेतक की परिभाषा किस के तहत दी गई है। साथ ही भारत में भौगोलिक संकेतक कौन जारी करता है, भारत में भौगोलिक संकेतक किस अधिनियम के तहत जारी किया जाता है, पहला भौगोलिक संकेतक किसे जारी किया गया था, और उसके बाद राजस्थान में कितनी वस्तुएं हस्तकलाएं जिन्हें भौगोलिक संकेतक जारी किया गया, इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। उसी श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं कि भौगोलिक संकेतक को लेके राजस्थान के संदर्भ में क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों पर बात करते हैं और साथ ही साथ जो हमने अध्ययन किया है उसका रिवीजन करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और पहला प्रश्न आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से भौगोलिक संकेतक है ए समता का अधिकार, बी बौद्धिक संपदा का अधिकार, सी व्यापार करने का अधिकार, डी सूचना का अधिकार। अब आपको बताना है कि भौगोलिक संकेतक किस अधिकार के तहत है। तो जब हम भौगोलिक संकेतक का अध्ययन करते हैं तो ट्रिप्स समझौते के अनुच्छेद 22 की 1 के तहत भौगोलिक संकेतक को बौद्धिक संपदा अधिकार के तहत परिभाषित किया गया। और क्या परिभाषित किया गया कि भौगोलिक संकेतक एक बौद्धिक संपदा अधिकार है जो उत्पाद को या उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, गुणवत्ता, प्रतिष्ठा और विशेषता को दर्शाता है। साथ ही उत्पादकों को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है और उपभोक्ताओं को गुणवत्ता और विशिष्टता की गारंटी देता है। तो ये ध्यान रखना कि भौगोलिक संकेतक एक बौद्धिक संपदा अधिकार के तहत है। तो इसीलिए इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है बी, कि भौगोलिक संकेतक एक बौद्धिक संपदा अधिकार है। अब यहां से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि भौगोलिक संकेतक का सबसे पहले प्रयोग, भौगोलिक संकेतक जो शब्द है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, सबसे पहले प्रयोग कब किया गया? पेरिस, सबसे पहले प्रयोग पेरिस कन्वेंशन के अंतर्गत किया गया। और भौगोलिक संकेतों को सबसे पहले परिभाषित, इसको सबसे पहले
सर्वप्रथम जो है इसको परिभाषित किया गया वह लिप्सन समझौते के तहत किया गया। लिप्सन समझौते के तहत भौगोलिक संकेतक को सबसे पहले परिभाषित किया गया और भौगोलिक संकेतक शब्द का सबसे पहले प्रयोग पेरिस कन्वेंशन में किया गया, जबकि भौगोलिक संकेतक की जो परिभाषा बौद्धिक संपदा अधिकार के तहत किसमें दी गई है, ट्रिप्स समझौते के अंतर्गत दी गई और ट्रिप्स समझौते के अनुच्छेद 22A के अंतर्गत भौगोलिक संकेतक की बौद्धिक संपदा अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है। तो यह ध्यान रखना, भौगोलिक संकेतक जो कि अप्रैल 2025 में राजस्थान के सांगरी फल को दिया गया है, तो हमें पूछा जा सकता है कि यह क्या है। तो क्लियर हो गया, यह क्या है, एक बौद्धिक संपदा अधिकार है। क्लियर। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत में भौगोलिक संकेतक जारी किया जाता है। ए, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, बी, मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा, सी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, डी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। कि भारत में भौगोलिक संकेतक किस मंत्रालय के अधीन जारी किया जाता है। जारी करने वाली संस्था या कार्यालय है वह भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री, जिसका मुख्यालय चेन्नई में, लेकिन किस मंत्रालय के अधीन करता है। तो अब यहां पर समझना, जब हम भारत में भौगोलिक संकेतक की बात करते हैं भौगोलिक संकेतक की बात करते हैं तो यह भौगोलिक संकेतक पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत जारी किया जाता है। इस अधिनियम के तहत भौगोलिक संकेतक भारत में जारी किया जाता है। और यह अधिनियम कब लागू हुआ? यह अधिनियम लागू हुआ था 15 सितंबर 2003 को यह अधिनियम लागू हुआ। अब इस अधिनियम के तहत भौगोलिक संकेतक कौन सा मंत्रालय के अधीन जारी किया जाता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जो है के अधीन कौन सा विभाग जारी करता है? तो यह ध्यान रखना, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग। कौन सा विभाग जारी करता है? उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग यह जारी करता है। और इस विभाग के अंतर्गत एक कार्यालय है जिसका नाम है भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री, इसके द्वारा जारी किया जाता। तो ध्यान रखना, कौन सा मंत्रालय, कौन सा विभाग और कौन सा कार्यालय जारी। और इस कार्यालय का जो मुख्यालय है वह है, कहां पर है? अब इसके द्वारा
सबसे पहले भौगोलिक संकेतक कब जारी किया गया? 2004 में जारी किया गया। और किसको जारी किया गया था? यह किया गया था दार्जिलिंग चाय को जारी किया गया था, जो कि एक कृषि उत्पाद है और वह अपने विशेष सुगंध और स्वाद के लिए जानी जाती है। तो भारत में पहला जो है भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग किसे जारी किया गया था? दार्जिलिंग चाय को 2004 में। तो इसका सही उत्तर क्या है? सी, कि भारत में भौगोलिक संकेतक जारी किया जाता। किस मंत्रालय पूछा जाएगा? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। विभाग पूछा जाएगा तो उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा। और कार्यालय पूछा जाता है तो भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री के द्वारा, जिसका मुख्यालय कहां पर है? चेन्नई में। तो इस प्रकार से हमें भारत के संदर्भ में भी पूछा। अब एक और पॉइंट ध्यान रखना कि भौगोलिक संकेतक, भारत में जो भौगोलिक संकेतक है यहां 10 वर्ष की अवधि तक, 10 वर्ष तक के लिए यह जारी किया जाता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान रखना कि एक बार में 10 वर्ष तक जारी किया जाता है। 10 वर्ष बाद फिर उसका रिन्यू यानी कि नवीनीकरण किया जाता है। तो इस प्रकार हमें भारत के संदर्भ में भी पूछा जा सकता है जीआई टैग को लेकर। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में भौगोलिक संकेतक के संबंध में असत्य कथन है। 4 कथन है, इसमें से कौन सा कथन भौगोलिक संकेतक के संदर्भ में गलत है? ए, भौगोलिक संकेतक विशिष्ट उत्पत्ति को दर्शाता है। दूसरा, भौगोलिक संकेतक क्षेत्र विशेष में आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। सी, उपभोक्ता को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। डी, पारंपरिक शिल्प कौशल एवं क्षेत्रीय विविधता को दर्शाता है। अब आपको बताना है कि भौगोलिक संकेतक के संबंध में कौन सा कथन गलत है। और जब हम भौगोलिक संकेतक ट्रिप्स समझौते के तहत भौगोलिक संकेतक की परिभाषा पढ़ते हैं, अब समझना यहां से, जब हम ट्रिप्स समझौते के तहत भौगोलिक संकेतक की परिभाषा का अध्ययन करते हैं तो उस परिभाषा में मेंशन किया गया है। सबसे पहले यह विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, गुणवत्ता और विशेषता को दर्शाता है। इसके बाद दूसरा है, यह क्षेत्र विशेष के आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। साथ ही पारंपरिक शिल्प कौशल एवं क्षेत्रीय विविधता को दर्शाता है। साथ ही यह उत्पादक को कानूनी संरक्षण देता है। वहीं
उपभोक्ता को गुणवत्ता की गारंटी देता है। तो अब यहां पे समझना कि भौगोलिक संकेतक विशिष्ट उत्पत्ति को दर्शाता है, सही है, कि किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में उसकी उत्पत्ति हुई है। भौगोलिक संकेतक क्षेत्र विशेष के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देता है। उपभोक्ता को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है, यह गलत है। उत्पादकों को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? सी। यहां जो है जीआई टैग उत्पादकों को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। उपभोक्ताओं को कानूनी संरक्षण प्रदान करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बना हुआ है। क्या बना हुआ है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है और उसके तहत उपभोक्ताओं को कानूनी संरक्षण दिया जाता है। जीआई टैग के तहत उपभोक्ता को कानूनी संरक्षण नहीं होता है। यहां उत्पादकों को कानूनी संरक्षण, उपभोक्ताओं को यह गुणवत्ता या विशिष्टता की गारंटी देता है, कानूनी संरक्षण नहीं देता है। तो यह ध्यान रखना, भौगोलिक संकेतक का क्या महत्व है उसको लेके भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान की कितनी हस्तकलाओं को भौगोलिक संकेतक दिया गया है? ए 22, बी 18, सी 14, डी 10। अब ध्यान रखना, सामान्यतः विद्यार्थी ऐसे प्रश्न आते हैं तो गलती होने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि विद्यार्थी कई बार रट के आता है और उसने आंकड़े रटे हुए होते और उन आंकड़ों के आधार पर कई बार ऐसे प्रश्न को गलत कर देता। अब समझना यहां से कि हम क्या पढ़ के जाते हैं और प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न हम पढ़ के जाते हैं कि जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में जो भौगोलिक संकेतक दे रखे हैं, राजस्थान में जो भौगोलिक संकेतक जारी किए गए हैं वह 22 वस्तुओं से संबंधित हैं। राजस्थान में 22 वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है। अब जो 22 वस्तुएं हैं उन्हें हम अलग अलग श्रेणियों में बांटते हैं। एक तो है प्राकृतिक वस्तु है, तो यह एक है। दूसरी खाद्य वस्तु है, यह भी एक है। तीसरा कृषि उत्पाद के रूप में बात करते हैं तो इसके अंतर्गत 2 है। उसके बाद हस्तकला की बात करते हैं तो हस्तकला 14 है और हस्तकला लोगो यह 4 है। अब देखिए प्रश्न को समझना कि राजस्थान में भौगोलिक संकेतक कितनी वस्तुओं को दिया गया है? 12 को। लेकिन प्रश्न क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से राजस्थान की कितनी हस्तकलाओं को, और हस्तकलाएं कितनी हैं? 14 है। इसका सही उत्तर क्या है? सी, 14 हस्तकलाओं को दिया गया है और 4 जो है वह हस्तकला लोगो। तो टोटल जो है कितने होते हैं? 18। तो यहां ध्यान रखना, हस्तकला तथा लोगो पूछे तो 18 है और हस्तकला पूछे तो वह 14 है और कुल पूछा जाए तो कितना है? 22। और अप्रैल 2025 में राजस्थान में सबसे नवीनतम जीआई टैग जारी किया गया। वह किसे जारी किया गया है? राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी के फल सांगरी को जारी किया गया है। तो इस प्रकार से हमें प्रश्न पूछा जा सकता। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान की हस्तकला लोगो जिसे भौगोलिक संकेतक नहीं दिया गया है। ए
कोटा डोरिया, बी ब्लू पॉटरी, सी थेवा कला, डी मौलेला। अब यहां पे समझना सबसे इंपॉर्टेंट, जब हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की 14 हस्तकला तथा 4 हस्तकला लोगों को जीआई टैग दिया गया है। अब इसमें कौन कौन सा है? एक तो है कोटा डोरिया है, एक ब्लू पॉटरी है, तीसरा कठपुतली है और चौथे इन 4 हस्तकला के लोगों को भी जीआई टैग दिया गया है। तो अब देखिए, कोटा डोरिया को दिया गया है, ब्लू पॉटरी को दिया गया है और मौलेला को दिया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या है? सी थेवा कला। थेवा कला जो कि प्रतापगढ़ की है, जिसके लिए प्रतापगढ़ का सोनी परिवार विख्यात है। तो यहां जो है थेवा कला को भी जीआई टैग दिया गया है, लेकिन हस्तकला के रूप में दिया गया है, हस्तकला लोगों के रूप में नहीं दिया गया है। तो इसलिए ध्यान रखना, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना कि प्रश्न में हस्तकला है या हस्तकला लोगो है। हस्तकला है तो थेवा कला शामिल होगा, हस्तकला लोगो है तो थेवा कला को हम शामिल नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से भी जीआई टैग भौगोलिक संकेतक को लेके हमें प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी हस्तकला को है और कौन सी हस्तकला लोगों को। अब एक और पॉइंट ध्यान रखना, जिन जिन हस्तकलाओं को जीआई टैग दिया गया है उसके बारे में भी आपको विशेष रूप से जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन सी हस्तकलाएं जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। और जब हम राजस्थान की हस्तकलाओं का अध्ययन करते हैं तो जीआई टैग जिनको दिया गया है उसमें विशेष रूप से एक तो है कोटा डोरिया, यहां विशेष रूप से पूछी जाती है, जो कि कहां की प्रसिद्ध है? कैथुन की प्रसिद्ध है। एक तो यहां विशेष रूप से ध्यान रखना। दूसरा है ब्लू पॉटरी, यहां जयपुर की है। पोखरण पॉटरी यहां जैसलमेर की है। कठपुतली इसे पूरे राजस्थान के संदर्भ में जीआई टैग दिया गया है। ये हस्तकलाएं हैं। इसके अलावा मौलेला है, यहां है नाथ द्वारा राजसमंद की। इसी प्रकार पिछवैया हैं, यहां भी नाथ द्वारा राजसमंद की। बंदेज है, जोधपुरी बंदेज के रूप में जिसे हम लोग जानते हैं, यहां जोधपुर का। इसी प्रकार उस्ता कला, यहां बीकानेर। और इसी प्रकार और भी कई जो है हस्तकलाएं हैं, जैसे थेवा कला है,
कसीदाकारी है, फुलकारी है, उनको भी जो है जीआई टैग दिया गया। लेकिन लोगो जो है यह 4 हस्तकलाओं को ही जारी किया गया। तो इस प्रकार से हमें जीआई टैग और राजस्थान की हस्तकलाओं को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। ए उस्ता कला बीकानेर, बी पिछवैया नाथद्वारा, सी कसीदाकारी जालोर, डी थेवा कला प्रतापगढ़। अब यहां पे समझना, उस्ता कला बीकानेर जिसे 1 अगस्त 2023 को जीआई टैग दिया गया है, यह सही है। पिछवैया नाथद्वारा राजसमंद की, इसे भी 1 अगस्त 2023 को जीआई टैग दिया गया है, यह भी सही है। इसके बाद है कसीदाकारी जालोर की नहीं है, कसीदाकारी भी कहां की है? बीकानेर की है। कसीदाकारी बीकानेर की हस्तकला है और जिसे 1 अगस्त 2023 को जीआई टैग दिया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या है? सी थेवा कला प्रतापगढ़ की हस्तकला है जिसे 2014 में जीआई टैग दिया गया। तो इस प्रकार से राजस्थान की हस्तकलाएं और वह किस जिले या स्थान से संबंधित है, इसको लेके भी प्रश्न हमें पूछा जाता है। और इसमें विशेष रूप से उस्ता कला को लेके पूछा जाता है कि उस्ता कला जो है यहां ऊंट की खाल पर सुंदर एवं कलात्मक चित्रण करना, कि ऊंट की खाल पर सुंदर और कलात्मक चित्रण करना क्या कला क्या कहलाती है? उस्ता कला कहलाती है। और इसके लिए बीकानेर का उस्ता परिवार जाना जाता है। और यह जो कला है यह मुस्लिम धर्म से प्रभावित है। यह किससे प्रभावित है? यह मुस्लिम धर्म से प्रभावित है। वहीं यदि हम बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में एक और कला है जिसे कहा जाता है मथेरना कला। मथेरना जो कला है इसके लिए जैन परिवार प्रसिद्ध हैं और यह जैन धर्म से क्या है? प्रभावित। तो इसीलिए जब हम राजस्थान की हस्तकलाएं पढ़ें तो राजस्थान की हस्तकलाओं के अंतर्गत हस्तकला का नाम, वह हस्तकला कहाँ की प्रसिद्ध है और यदि उसे जीआई टैग में शामिल किया गया है या उसे जीआई टैग जारी किया गया है तो जीआई टैग कब जारी किया गया है और उसकी क्या विशेषताएं, इस तरीके से यदि आप अध्ययन करते हैं तो आपका प्रश्न परीक्षा में चाहे वह जीआई टैग को लेके पूछे, हस्तकला या उसके क्षेत्र को लेके पूछे या हस्तकला की विशेषता को लेके पूछे, प्रश्न हमारा गलत नहीं हो। क्लियर? बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कठपुतली बनाने में किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? ए बांस, बी सागवान, सी साल, डी अरडू। अब देखिए कठपुतली, कठपुतली जो है यह मुख्य रूप से उदयपुर और
चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा कठपुतली उदयपुर की प्रसिद्ध है। और 2008 में कठपुतली को जीआई टैग जारी किया गया था। जीआई टैग जारी किया था पूरे राजस्थान के संदर्भ में। पूरे राजस्थान के संदर्भ में इसे 2008 में जीआई टैग जारी किया गया था। और लेकिन यह प्रसिद्ध कहां की है? उदयपुर की। और इसीलिए उदयपुर में कठपुतली संग्रहालय है। यदि आपसे पूछा जाए कि कठपुतली संग्रहालय कहां पर है, तो वह उदयपुर। अब प्रश्न आता है कि कठपुतली बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखना, इसका सही उत्तर है डी, अरडू वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। किसको लिए? कठपुतली बनाने के लिए। अब यहां पर बांस जो है, बांस इसे आदिवासियों का ग्रीन गोल्ड, हरा सोना कहते हैं, क्योंकि आदिवासी लोग बांस से कलात्मक वस्तुएं बनाकर अपना आजीविका यापन करते हैं, इसलिए बांस को आदिवासियों का हरा सोना कहते हैं। अब यहां ध्यान रखना, भारतीय वन रिपोर्ट में, भारतीय वन रिपोर्ट में बांस की गणना वृक्ष के रूप में नहीं होती है। वृक्ष के रूप में गणना नहीं। यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि बांस की जो है गणना भारतीय वन रिपोर्ट में वृक्ष के रूप में नहीं करते हैं। बांस जो है वह सबसे लंबी प्राकृतिक घास मानी जाती है। यह भी ध्यान रखना कि बांस जो है यह वृक्ष की श्रेणी में नहीं है, प्राकृतिक घास की श्रेणी में है, और राजस्थान में पाई जाने वाली सबसे लंबी घास है। और बांस जो है यह किस प्रकार की वनस्पति है? तो यह भी क्लियर होना चाहिए कि बांस जो है यह सवाना तुल्य वनस्पति है। सवाना तुल्य वनस्पति के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। कई जगह इससे जो है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के रूप में भी लिखा जाता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए बांस सवाना तुल्य वनस्पति के रूप में जानी जाती है। सागवान का जब भी प्रश्न आता है तो राजस्थान में सागवान सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? तो यह ध्यान रखना, क्षेत्र पूछे तो दक्षिणी राजस्थान, यदि जिले पूछे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और अभ्यारण्य पूछे सीता माता अभ्यारण्य में सबसे ज्यादा सागवान है। और साल वृक्ष यदि पूछे तो साल के वृक्ष सबसे ज्यादा कहां पर है? उदयपुर में। तो इस प्रकार से राजस्थान की हस्तकलाएं, उसमें रॉ मटेरियल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, वह रॉ मटेरियल किससे प्राप्त होता है, उसको आधार बना के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि फुलकारी जिसे भौगोलिक संकेतक जारी किया गया है, इसका संबंध किस राज्य से नहीं है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी हरियाणा, डी पंजाब। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कि फुलकारी क्या है
और जब हम फुलकारी के बारे में समझते हैं तो फुलकारी जो है राजस्थान का एक आर्ट है। फुलकारी यह जो है क्या है, या जो हमारे दुपट्टे होते हैं, दुपट्टे या जो चुनरी है पर सुंदर कढ़ाई करना, कि जो दुपट्टा या चुनरी पर जो सुंदर कढ़ाई करते हैं उसे फुलकारी कहते हैं। और फुलकारी को भी जीआई टैग दिया गया, लेकिन फुलकारी को राजस्थान, पंजाब और 3 राज्यों के संयुक्त हस्तकला के रूप में इसे जीआई टैग दिया गया था। इसलिए इसका सही उत्तर है बी, फुलकारी का संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है। तो यह भी पता होना चाहिए कि राजस्थान की ऐसी कौन सी हस्तकला जो राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों से भी संबंधित हैं, यानी राजस्थान के साथ साथ अन्य राज्यों में भी जो है उनसे जीआई टैग के रूप में शामिल किया गया है, या अन्य राज्यों का भी जीआई टैग उन्हें जारी किया गया है। क्लियर। और इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, हाल ही में राजस्थान के लिए भौगोलिक संकेतक जारी किया गया है। ए कोटा डोरिया, बी बीकानेरी भुजिया, सी सोजत मेहंदी, डी सांगरी फल। अब देखिए, सबसे पहले कोटा डोरिया को जो जारी किया गया था वह जारी किया गया था 2005 में। बीकानेरी भुजिया को जारी किया गया था 2008 में। मेहंदी को जो जारी किया गया था वह सितंबर 2021 में, और सांगरी फल को जारी किया गया अप्रैल 2025 में। तो अब हमारा प्रश्न है हाल ही में, इसका मतलब है कि वर्ष 2025 में किसे जारी किया गया। इसका सही उत्तर है डी सांगरी फल। अब सांगरी जो है यह कृषि उत्पाद के रूप में, यह ध्यान रखना, कृषि उत्पाद की श्रेणी में इसे जीआई टैग दिया गया। और सांगरी क्या है, यह खेजड़ी का जो फल होता है उसे क्या कहते हैं, सांगरी। और खेजड़ी यह राजस्थान का राज्य वृक्ष है, जिसे 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष के रूप में दर्जा दिया गया। इसे ही रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं, और इसे राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, जो भी करंट में उसको लेके भी प्रश्न पूछा जाता है। अब यहां एक और पॉइंट ध्यान रखना कि कोटा डोरिया जो है यह राजस्थान की पहली हस्तकला जिसे जीआई टैग दिया गया था। बीकानेरी भुजिया राजस्थान का प्रथम खाद्य वस्तु जिसे जीआई टैग दिया गया। सोजत की मेहंदी
राजस्थान का प्रथम कृषि उत्पाद जिसे जीआई टैग जारी किया। और इसके अलावा एक और है संगमरमर, सफेद संगमरमर कहाँ का है? मकराना, जिसे मकराना संगमरमर कहते हैं। राजस्थान की प्रथम प्राकृतिक वस्तु जिसे जीआई टैग जारी किया है। तो ये सब ऐसी राजस्थान की हस्तकलाएं हैं, प्राकृतिक वस्तु है, खाद्य पदार्थ हैं या कृषि उत्पाद है जिन्हें पहली बार जीआई टैग जारी किया गया। तो इस प्रकार से हम जो जीआई टैग है उनकी सूची को रटे नहीं, सूची को समझकर हमें एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है उसके अनुसार हम अध्ययन करें तो निश्चित रूप से जीआई टैग को लेके, राजस्थान की हस्तकलाओं को लेके और करंट को आधार बनाकर जो प्रश्न पूछे जाएंगे तो वह प्रश्न हमारा कभी गलत नहीं होगा। तो यह था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने भौगोलिक संकेतक यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेशंस हैं, उन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या जीआई टैग को लेके जो प्रश्न हमें पूछे जा सकते हैं या प्रश्नों की प्रकृति क्या हो सकती है उसके बारे में हमने अध्ययन किया। और इसी के साथ भौगोलिक संकेतक राजस्थान के संदर्भ में टॉपिक कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। लेकिन उससे पहले एक और सूचना कि राजस्थान के विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं चाहे वह 3rd ग्रेड है, 2nd ग्रेड है या 1st ग्रेड है, उन विद्यार्थियों के लिए एलएम ज्योग्राफी रक्षाबंधन के पावन पर्व पर राजस्थान के भाई बहनों के लिए एक विशेष ऑफर लेके आया है, रक्षाबंधन ऑफर, जो कि 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए हैं। तो एक बार आप एलएम ज्योग्राफी एप्लीकेशन में जाएं और रक्षाबंधन ऑफर को देखें, दिशा निर्देश को पढ़ें और यदि आपको सफलता सुनिश्चित करनी है तो एलएम ज्योग्राफी परिवार से जुड़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।